अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद हसनैन हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ने वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और इनका सलूशन लेकर आया हूँ। मैं आज आपके साथ इसकी तमाम टाइप्स शेयर करूँगा। दोस्तों, जब आप वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम सीक्वेंस हो गया या फिर ऑड मैन आउट हो गया, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही आपको समझाने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के प्रेस को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो नए टॉपिक पर बनने वाली आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की जानब, आपके साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों, पहली जो टाइप है वो है कंप्लीशन ऑफ सीरीज़। दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपको एक सीरीज़ दी जाती है और आखिर पे आगे एक छोटे सा होता है ब्लैक ब्लॉक आ जाता है, यानी फिल इन दी ब्लैंक। उसको आपने देखना होता है कि इससे आगे क्या आता है और नीचे 4 ऑप्शन ये होते हैं, उसमें एक राइट ऑप्शन होता है। अब हम इसको कैसे देखेंगे, ये देखना, यहाँ पर 0 है, फिर 3 आ गया, फिर 7, 12, 18, 25। यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, यहाँ पर 0 था, फिर 3 आ गया, 0 में उन्होंने 3 को ऐड किया, 3 बन गया। फिर उन्होंने 3 में कितने ऐड किए और 7 बना, दोस्तों वो है 4। फिर 7 में उन्होंने कितने को ऐड किया और 12 बन गए, 5 को ऐड किया। ओके। फिर 12 में उन्होंने 6 को ऐड किया और 18 बन गया। फिर 18 में उन्होंने 7 को ऐड किया और 25 बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब कितने को ऐड करेंगे रूल्स के मुताबिक, अब हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो दोस्तों देखिए, ये जो नीचे वाला ऑप्शन बन रहा है, ये वाला बी ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 9, 16, 25, 36। दोस्तों, हमने यहाँ यहीं से इमेजिन कर लेना है, ये साफ जाहिर सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये स्क्वेयर्स रूट वाले हैं वो क्वेश्चन हैं। अब 9 का वो जो स्क्वेयर रूट है वो 3 होता है, फिर 16 आ जाता है, इसका जो 4 आ गया, फिर 25 का 5 आ जाता है, फिर 36 का 6 आ जाता है। इसके बाद जो स्क्वेयर रूट की फॉर्म आती है वो है 49। तो ये 49 वाला आ गया, ये इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पर देखना, यहाँ ये 3 का स्क्वेयर था, ये 4 का स्क्वेयर आ गया, ये 5 का, ये 6 का और 7 का। और अगर इस तरह आगे सिलसिला चलता रहता तो 8 का आ जाता है, यानी 64, 64। तो इसी तरह हमने 49 को चूज़ किया, जो इसका 36 के बाद वाला स्क्वायर रूट आता है वो 49 ही है। आगे रिलेशनशिप टेस्ट। दोस्तों, इसमें आपको 2 वर्ड्स दिए जाते हैं और उनको आपस में रिलेट करना होता है, उनका आपस में ताल्लुक ढूंढना होता है। जैसे कि बर्ड इज़ टू नेस्ट एज हॉर्स इज़ टू, यानी बर्ड यानी परिंदे का ताल्लुक घोंसले से है, उसका जो मस्कन है, हैबिटेट है, वो नेस्ट है, वो घोंसले में रहता है। तो उन्होंने कहा हॉर्स का क्या होगा, हॉर्स का मेयर, एनिमल, स्टेबल, ग्लोब। दोस्तों, स्टेबल एक अस्तबल का नाम ही है, जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है।
तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो स्टेबल ही होगा। ओके, बूट इज़ टू फुट एज ग्लव इज़ टू। बूट का ताल्लुक पाँव से है, यानी हमें इस पाँव में पहनते हैं, तो ग्लव को हम कहाँ पहनेंगे? ग्लव दस्ताने होते हैं, तो ऑब्वियसली आसान सा तरीका है, कपड़े, लकड़ी, प्रोटेक्ट्स, इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ग्लव का। तो हमने ये देखना है कि इसको हम कहाँ पर पहनते हैं जिस्म में। तो दोस्तों इसको हाथ में पहनते हैं। ओके, उसने कहा है बूट इज़ टू फूट, यानी हम बूट पाँव में पहनते हैं और ग्लव को हैंड में पहनते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाता है एनालॉजी टेस्ट। हमने दो चीज़ों का मुवाजना करना होता है कि एक चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ का सबब बनती है उस लिहाज से। अब देखिए, हार्ड वर्क गारंटीज सक्सेस, सख्त मेहनत कामयाबी की ज़मानत है। ओके, एज जैसा कि एग्जामिनेशन प्ले, एग्जामिनेशन और प्ले का कोई जोड़ बन रहा है दोस्तों यहाँ पर बताना बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन का मतलब होता है इम्तिहान देना, प्ले का मतलब होता है खेलना, इसका कोई जवाब नहीं बनता। फिर स्टडी और फेल है दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें, पढ़ें और फेल हो जाएं, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है जंपिंग स्लीप। जंपिंग का मतलब होता है छलांग लगाना, स्लीप का मतलब होता है सोना, इसका भी कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। अब आखिर पे आ जाता है लेजीनेस फेलर। दोस्तों जब आप सुस्ती दिखाते हैं किसी काम में या फिर उसको किसी काम को ठीक तरह से नहीं कर पाते तो उसका नतीजा क्या निकलता है? फेलर, नाकामी। ओके, तो दोस्तों यही चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। तो इसका सी राइट ऑप्शन होगा, लेजीनेस फेलर। ओके, इसकी चौथी टाइप जो आ जाती है वो है ओड मैन आउट। ओड मैन आउट में क्या होता है, आपको नीचे 3 या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चॉइसेस दी जाती हैं, उनमें से एक डिफरेंट होती है दूसरी तमाम टाइप से, वो हमने चूज़ करनी होती है। जैसा कि स्कूटर, जीप, कार, बस, एरोप्लेन। स्कूटर रोड के ऊपर चलने वाली है, बाइक है, जीप भी रोड के ऊपर चलती है, कार भी रोड के ऊपर चलती है, बस भी। तो दोस्तों एरोप्लेन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हवा में ट्रैवल करता है। ओके, ये जहाज़ है, तो ये इन तमाम बाकी से डिफरेंट है, तो हमने इसको टिक कर देना, यही इसका राइट ऑप्शन है। अब नीचे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ऑड मैन आउट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्राम द अदर्स। कौन सा जो डिजिट है वो बाकी तमाम से मुख्तलिफ है। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं 3, 5, 8, 11, 21 और 19। 3 भी ऑड है, 5 भी, 11 भी, 21 भी, 19 भी, ये सारे ऑड हैं सिवाय इसके, ये एक इवन नंबर है। ओके, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, यानी ये ऑड है। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर्स, कौन सा डिजिट है जो बाकी तमाम से मुख्तलिफ है। तो दोस्तों यही होगा, ये एक इवन नंबर है और बाकी तमाम जो हैं वो है ऑड नंबर्स हैं। सिनोनिम्स टेस्ट है। सिनोनिम्स टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आपको तमाम जो चॉइसेस होती हैं, जो तमाम ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको एक जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, हर ऑप्शन में 2 कैटेगरीज हैं, वो सेम होती है, उनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा होता है जो एक दूसरे को अपोजिट होता है, वो हमने फाइंड करना होता है। ओके, तो देखते हैं, सपोर्ट आउट द डिफरेंट वन फ्राम द फॉलोइंग पेयर्स। जो मंदरजा झैल में ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो एक दूसरे के मुतजाद है वो हमने फाइंड करना है। बाकी जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे का मानी देते हैं, वो हमने नहीं चूज़ करना है। ओके, अब यहाँ देखिए,
टॉल एंड ह्यूज। टॉल का मतलब होता है लंबा, ह्यूज का मतलब भी होता है बड़ा, यानी इन दोनों के मानी आपस में मैच कर रहे हैं। ओके। स्लिम एंड थिन। स्लिम का मतलब होता है मुलायम या पतला कह लें, थिन का मतलब भी पतला होता है। ब्राइट एंड शाइनिंग। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार है, शाइनिंग मतलब होता है रोशन। ये इनका मतलब भी आपस में एक जैसे ही है, सेम है। इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। इंटेलिजेंट का मतलब होता है चालाक, होशियार, ज़हीन। क्लेवर का मतलब भी यही होता है, चालाक। तो दोस्तों एक रह गया स्ट्रेट एंड कर्व्ड। दोस्तों हमने देखा ये इनका माने भी आपस में मैच होता है, इनका भी और इनका भी। तो ये एक रह गया स्ट्रेट एंड कर्व्ड। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, जबकि कर्व्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो दोस्तों यही एक वाहिद ऑप्शन है जिनके जो मीनिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, करेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके। एंटोनिम टेस्ट। दोस्तों इसमें होता यह है कि आपको तमाम ऑप्शंस में एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड होते हैं वो आपको दी जाते हैं, जिनके आपस एक दूसरे में बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ओके। तो इसमें हमने देखना यह है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके आप मायने आपस में मैच कर रहे हैं। ओके। शार्प एंड ब्लंट। शार्प का मतलब होता है तेज तराजू, तेज तराज। एंड ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है साफ गो। ओके, साफ गो। तो इसका कोई आपस में जो ऑप्शंस है यानी मीनिंग्स हैं वो मैच नहीं कर रहा। शार्प का मतलब होता है तेज और ब्लंट का मतलब होता है साफ को, कोई मैच नहीं कर रहा। डे एंड नाइट। डे का मतलब होता है दिन और नाइट का मतलब रात, आप जानते ही हैं। वर्क एंड प्ले, खेलना और काम करना, इनका भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इजी एंड डिफ़िकल्ट। ओके। इजी का मतलब होता है आसान और डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। दोस्तों हमने वो पेयर फाइंड करना है जिसका मान आपस में एक जैसा ही है। ओके। तो दोस्तों एक ये ऑप्शन रह गया स्टार्ट एंड बिगिन। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना और बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना। तो ये ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शन है। ओके, बी ऑप्शन। तो दोस्तों आगे आगे जंबल्ड स्पेलिंग टेस्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है, एक वर्ड दिया जाता है आपको, डिसमिस करके आगे पीछे करके उसके लेटर्स, तो हमने उसको उसकी सही फॉर्म में लाना होता है। ओके। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसकी तरफ चलते हैं। ये क्या लिखा है, वाई वी आई एस और ई एल। ओके। दोस्तों ये एक मेटल का नाम है जो बनता है सिल्वर। ओके। ये एक वर्ड बन जाता है सिल्वर। तो दोस्तों उसने ये कहा है कि जब आप इसका जो जब ये आपस में मिले जुले हुए हैं, ये वर्ड जो सही नहीं लिखा हुआ है इसको करेक्ट फॉर्म में लाना है। जब आप इसको करेक्ट फॉर्म में ले आएंगे तो इसके साथ ये भी मेंशन करना है कि इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या होगा। दोस्तों इसको हमने तरतीब दिया, तरतीब देने के बाद एक वर्ड बन गया सिल्वर। अब हमने ये देखना है कि इसका जो आखिरी वर्ड है वो क्या है। तो दोस्तों वो है आर, इसका आर ऑप्शन होगा। ये देखिए ERLP, जो आर होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन ये भी CAPCET। दोस्तों ये एक वर्ड बन जाता है एक्सेप्ट। ओके, वर्ड बन गया एक्सेप्ट। अब हमने ये देखना कि इसमें जो लास्ट लेटर है वो क्या है। दोस्तों वो भी आप जानते ही हैं, टी होगा। ओके, टी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आठवीं हमारे पास जो आ जाती है वो है
कोडिंग एंड डीकोडिंग टेस्ट है। एक वर्ड दिया जाता है, उसको कोड किया जाता है किसी भी तरीके से। मिसाल के तौर पर अब ये पर उन्होंने दिया है शूट। शूट से उन्होंने क्या मुरा लिया है, QFMMR, यानी एस का मतलब उन्होंने क्यू लिया है, एच का मतलब एफ लिया है, ओ का मतलब एम, ओ का मतलब एम, फिर डी का मतलब उन्होंने आर लिया है। कैसे लिया है हम समझाता हूँ मैं आपको। ये शूट है, ओके। अब हम जो अल्फ़ाबेट में ABC आती है उसमें ये S भी होता है। अब S से हमने एक ही लेटर पहले जाना है तो R आता है, तो R से भी पहले एक वर्ड पीछे और जाना है तो क्या आ जाता है, Q आ जाता है, ओके। QRS, ओके, QRS। तो इसी तरह H का भी हमें इस तरह फाइंड करना है। F आता है, DEF, ओके, GHI, GHI। अब H से पहले क्या है, G है, और G से पहले क्या है, F आता है, ओके। तो इसी तरह O का भी हमने इस तरह ही फाइंड करना है। क्या आता है, MNO, ओके, MNO। अब O से पहले हमने एक डिजिट पहले आना है, O से पहले N आता है, फिर उसके बाद M आता है, ओके। ये हम पीछे की जानब चल रहे हैं तो O फिर आ गया, इसका भी हमें उसी तरह फाइंड करना है। O के बाद O से पीछे क्या आता है, N, फिर उसके बाद M आता है, ओके। अब T से पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में, T से पहले S आता है, यानी PQRST, ST। T से एक डिजिट अपन पहले जाना है तो क्या आ जाएगा, S, फिर उसके बाद फिर उससे एक वर्ड मज़ीद पीछे जाएंगे तो R आ जाएगा। तो ये उन्होंने कोड इसमें एक्सट्रैक्ट किया है, ओके। QFMMR, QFMMR, ओके, ओके। तो इसी तरह हमने ये जो उन्होंने कोड कन्वर्ट किया है DGPC का, इसका हमने फाइंड करना है कि इसका क्या मतलब निकलता है, जिस तरह हमने शूट का किया था QFMMR। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। DGPC दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ हम एक डिजिट 2 डिजिट पीछे जाते थे। अब यहाँ पर हमने करना ये है कि हमने एक डिजिट को छोड़ के आगे की तरफ जाना है, ठीक है। तो देखते हैं, D के बाद E आता है, फिर E के बाद F आता है, ओके। G के बाद H आता है और H के बाद I आता है, P के बाद Q आता है, फिर Q के बाद R आता है, C के बाद D आता है और D के बाद E आता है। तो ये क्या वर्ड बन रहा है दोस्तों, FIRE, फायर, ओके। तो ये वर्ड बन गया फायर। और अब उन्होंने ये कहा है कि आल्सो मेंशन द लास्ट लेटर। अब आपने ये भी बताना है कि इसमें जो हमने वर्ड एक्सट्रैक्ट किया है DGPC में फायर, इसका लास्ट लेटर क्या आता है। तो दोस्तों अब देख रहे हैं, आसान सी बात है, FIRE, फायर। यहाँ पर आखिरी लेटर जो है वो है E, तो जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो B ऑप्शन होगा, यानी E का। तो इसकी 9वीं टाइप्स आ जाती है, वो है असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज़ टू अरिथमेटिकल डिजिट्स। दोस्तों हमने इसमें करना यह है कि उन्होंने 1 के बराबर 0 होता है, फिर 2 के बराबर 4, फिर 3 के बराबर 12, फिर 4 के बराबर 32 और फिर 5 किसके बराबर होगा। यहाँ पर उन्होंने किया क्या है, 1 को 0 से मल्टीपल किया है तो 0 आ गया,
फिर 2 को मल्टीपल किया 2 से 4 आ गया, फिर 3 को मल्टीपल किया 4 से 12 आ गया, फिर 4 को मल्टीपल किया 8 से ओके 32 आ गया। अब 5 को किस से मल्टीपल करेंगे तो कितना जवाब आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने ए को 0 से एजर्व दी थी, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर हम 8 का डबल कर देंगे। 8 का जब हम डबल करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 5 से ज़रूर देंगे तो आ जाएगा 80 ओके। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 80। 10वीं टाइप्स जो इसकी होती है वो टाइम सीक्वेंस आ जाती है। टाइम सीक्वेंस में क्या होता है, उन्होंने बताया है कि इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 डे बिफोर सैटरडे, उन्होंने कहा है कि अगर महीने का 9वां दिन या फिर तारीख कह लें फॉल्स 3 डे बिफोर सैटरडे, हफ्ते से 3 दिन पहले आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने सीधी बात नहीं की है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस हमारी को जांचने के लिए ये सवाल उन्होंने किया है। इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 डे बिफोर सैटरडे, व्हाट डे विल डॉन ऑन 21st डे ऑफ द मंथ, तो फिर महीने के 21वें दिन को कौन सा दिन होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 days बिफोर सैटरडे, हफ्ते से 3 दिन पहले वाला दिन कौन सा होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उन्होंने क्या कहा है कि हफ्ते से 3 दिन पहले वाला दिन कौन सा होगा। तो हम 3 दिन पीछे चलते हैं, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे ओके हो गया। तो उन्होंने यही कहा है कि बुध को महीने का 9वां दिन होगा। अब उन्होंने ये कहा है कि महीने का जो 21वां दिन होगा उसको कौन सा दिन होगा, तो हमने यहीं से आगे काउंट करना शुरू कर देना है। बुध को 9वां दिन था तो फिर जुमेरात को 10वां दिन हो जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ओके। तो यहाँ पर 21वां दिन आ जाता है ओके। यही दोस्तों बात उन्होंने की है कि इफ़ 9th ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days बिफोर सैटरडे, व्हाट डे विल डॉन ऑन 21st डे ऑफ द मंथ। अगर महीने की 9 तारीख को बुध आ जाता है यानी सैटरडे से 3 दिन पहले वाला, व्हाट डे विल डॉन ऑन द 21st डे ऑफ द मंथ, तो महीने के 21वें दिन या फिर 21वीं तारीख को कौन सा दिन होगा, तो वो दोस्तों मंडे ही होगा ओके। ये इसका राइट ऑप्शन है। आगे ब्लड रिलेशनशिप के टेस्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें पूछा यह जाता है कि अगर ए एंड बी आर द बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स सी, अगर ए और बी आर द बोर्न औलाद हैं ऑफ द सेम पेरेंट्स सी, यहाँ पर सी उन्होंने मेंशन किया है वालिदैन को ओके। ए और बी ये दोनों औलाद हैं सी की। सी इज़ द फादर ऑफ ए बट बी इज़ नॉट सी सन। उन्होंने कहा है कि जो सी है वो फादर है ए का, यानी ए का बाप है। कौन? सी। सी ए का बाप है लेकिन बी इज़ नॉट सी सन, जो बी है वो सी का बेटा नहीं है। व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ बी टू सी, तो फिर बी का सी के साथ क्या रिलेशन होगा। अब उन्होंने ये बताया कि बी इसकी औलाद तो है लेकिन बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो फिर क्या होगा दोस्तों, आप इमेजिन कर लें, आसान सा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर द बोर्न ऑफ सेम पेरेंट्स, ए और बी दोनों सी की औलाद हैं,
ए सी का बेटा है लेकिन बी सी का बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो बेटी होगा, जाहिर सी बात है तो उसकी औलाद ही ना। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा डॉटर, बेटी। कज़न नहीं, नेफ्यू भी नहीं, तो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डॉटर। आगे आ जाता है वर्ड बिल्डिंग टेस्ट। दोस्तों हमको एक जो नामुकम्मल अल्फाज दे दिए जाते हैं वर्ड, उसके साथ हमने नीचे दिए गए चारों में से कोई भी एक ऐसा जोड़ना होता है जो इसका सही मानी दे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर सोइट्स टू ऑल द गिवन अनकम्प्लीटेड वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए वो अनकम्प्लीटेड है, तो हमने इनमें से कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक वर्ड इनके साथ लगाना है। इनके अंदर हो गया, बाहर कह लें, या फिर एक साइड पे जो इनका मुकम्मल मानी दे। तो देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर लिखा है BED बेड, हर्ड, मैट, कोड। बीड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हम अगर यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा बीड। ओके, ये एक वर्ड है, HEARD, हियर्ड। ये भी एक लफ्ज़ है। ओके, M हो गया, फिर उसके बाद MEAT, मीट। ओके, फिर COAT, कोट। ठीक है, तो इन सब में जो वर्ड फिट हो रहा है, फिक्स, वो ए है। ओके, इसके अलावा अगर इसमें D ऐड करके देखें, F का ऐड करके देखें, ये V ऐड करके देखें एक ही जगह पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, तो इनका कोई मतलब नहीं बनेगा। ये एक कोई और बेमानी अल्फाज बन जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन है, यानी ए का ए ऑप्शन। जो इसकी 13 टाइप्स है वो है टेस्ट ऑफ वोकेबलरी, वो हम देखते हैं। देयर वाज एन एटमोसफेयर ऑफ इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर खुशगवार माहौल था, यानी पुरसुकून वाला माहौल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है पीस, 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 पीस। वर्ड तो सारे एक ही हैं, लेकिन इनमें स्पेलिंग का फ़र्क है, इनके मानी अलग हैं। ये वाला पीस है, इसका मतलब होता है टुकड़ा। ओके, ये वाला पीस है अमन, सुकून, PEACE, पीस। ओके, ये वाला राइट ऑप्शन होगा इसका। PEAS ये भी नहीं सूट करता, PICE ये भी गलत है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। ओके, आगे आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों इसमें एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और हमने फाइंड करना होता है कि इसकी क्या रीज़न है, ये किस वजह से ज़्यादा मशहूर है, क्यों इसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। पाकिस्तान शुड अडॉप्ट एन इट्स ओन नेशनल ड्रेस। पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान की आवाम को अपना ही कौमी लिबास पहनना चाहिए, क्योंकि आगे ऑप्शन दिए गए हैं। पाकिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। इट डजेंट हैव एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस और टच ऑन इट्स कल्चर, इसकी सकाफत के ऊपर किसी का कोई रोब नहीं, यानी कोई बैरूनी असर नहीं रखता है अपनी सकाफत के ऊपर। ओके, ये ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस इज़ मोस्ट कंफर्टेबल, जो पाकिस्तानी कौमी लिबास है वो बहुत ही जो है पुरसुकून है। तीसरा ऑप्शन रहता है पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस इज़ चीपर दैन अदर,
पाकिस्तानी जो कौमी लिबास है वो दूसरे तमाम मुल्कों के लिबासों से सस्ता है। पाकिस्तानी नेशनल ड्रेस इज़ मोर ग्रेसफुल। पाकिस्तानी जो ड्रेस है वो बहुत ही उम्दा है और दूसरों से आला तर है। तो दोस्तों इसमें जो सब ऑप्शंस हैं वो राइट नहीं है सिवाय ए के। ये जो ए वाला ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। देखिए क्यों, पाकिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इस हमारी सकाफ़त के ऊपर किसी का कोई ज़ोर नहीं है। यानी हम किसी भी मर्ज़ी के तहत हम अपने लिबास को छोड़ नहीं सकते और किसी भी तहज़ीब व सकाफ़त का हमारी सकाफ़त के ऊपर कोई असर नहीं। तो ये हमारा जो ए वाला ऑप्शन है ये राइट होगा। ओके, आगे कुछ साइंसी वजूहात आ जाती हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबड़ शो बिकॉज ऑफ। दोस्तों ये जो बिजली का काम करते हैं, खंभों के ऊपर तारों वाला काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो रबड़ के शूज़ होते हैं वो पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं रबड़ के शूज़? आगे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। दे कैन फास्ट वॉकिंग विद दीज। क्या वो इससे तेज़ दौड़ सकते हैं? दे आर मोर ड्यूरेबल। वो बहुत ही पुरसकून होते हैं, चलने में मदद देते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन आ जाता है रबड़ इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो रबड़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से नहीं गुजर सकती। क्या ये इसकी रीज़न है? आगे चौथा ऑप्शन आ जाता है दीज आर लाइटर देन लेदर सोल्ड शूज़। इसमें उन्होंने ये कहा है कि या तो फिर ये क्या चमड़े के जूतों से, यानी इसका कह लें कि वज़न कम होता है, इसको चलने में मदद देते हैं। दोस्तों ये भी रीज़न ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। दोस्तों आपको पता ही होता है जब हम बिजली का काम करते हैं तो ख़तरा लाक होता है कि कहीं बिजली ना लग जाए, तो इसमें वो रबड़ के शूज़ पहनते हैं। यही वजह है कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट, वो नहीं गुजर सकता। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। रबड़ इज़ आ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो रबड़ है वो इलेक्ट्रिसिटी का नाकस कंडक्टर है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। आगे सिचुएशन रिएक्शन का टेस्ट आ जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपको खुदा न खासा किसी एमरजेंसी में कोई भी सिचुएशन से लाहक हो जाती है, कोई भी ख़तरा लाहक हो जाता है, तो आप में उसमें क्या करते हैं। वाइल ऑन एन अर्ली मॉर्निंग वॉक। जबकि आप एक सुबह के वक्त चल रहे हो, सफ़र कर रहे हो, यू फाइंड अ वुमेन लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द रोड, व्हाट नेशन विल यू टेक। उन्होंने कहा है कि अगर आप सुबह के वक्त चल रहे हैं और आपने देखा कि एक जो बंदा है वो सड़क के ऊपर बेहोश पड़ा है, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए ऑप्शन, ड्रैग हिम टू वन साइड एंड गो योर वे। आप उसको खींचकर एक जानब करेंगे और अपने राह पर चल देंगे। दूसरा है रन आफ्टर अ डॉक्टर टू गिव हिम मेडिकल एड। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि उसको तिबी इमदाद फराम की जाए। सी ऑप्शन, कवर हिम विद अ पीस ऑफ क्लॉथ इफ़ यू कैन फाइंड वन। अगर आप किसी को देखते हैं, अपना मददगार या किसी वहाँ पर बंदे को देखते हैं, तो क्या उसकी मदद से आप उस बंदे को जो बेहोश पड़ा है उसको कपड़े में लपेट देंगे। इसका जो डी ऑप्शन है वो ये है, इन्फॉर्म द पुलिस अथॉरिटीज़ बाय फ़ोन। क्या आप पुलिस हुकाम को इतला करेंगे। या फिर उन्होंने लिखा है बोथ बी एंड डी ऑप्शन, यानी बी और डी, इसकी जो दोनों ऑप्शन है वो ठीक है। दोस्तों अगर हम इसके पहले ऑप्शन पर नज़र डालें तो ये ठीक नहीं है। ये इंसानियत नहीं है कि अगर आप सड़क पर जा रहे हो और आपको एक बंदा मिले बेहोशी की हालत में, तो आप उसकी मदद न करें। ड्रैग हिम टू वन साइड एंड गो योर वे। उसको खींच कर एक साइड पर करें और अपनी राह पर चल दें। रन आफ्टर डॉक्टर टू गिव हिम मेडिकल एड, ये दुरुस्त है।
आप एक डॉक्टर के पीछे जाएंगे कि उसको मेडिकल तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, ठीक है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। ये भी राइट ऑप्शन मालूम होता है कि आप पुलिस हुकाम को इतला करें, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और उसकी जांच पड़ताल करेगी। ये राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये दूसरे वाला है और डी ऑप्शन है, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। तो ये इसका ई ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड डी, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके दोस्तों, ये थोड़ा इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपकी जहानत को जांचने के लिए ये सवाल किए जाते हैं। आगे आ जाता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अ पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड वॉक्स 2 miles। एक बंदा नॉर्थ की जानब मुंह करता है और 2 मील तक का फासला तय करता है। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 miles। फिर वो क्या है कह लें अपने दाएं तरफ मुड़ता है, फिर 5 मील का फासला तय करता है। ही टर्न्स राइट अगेन, वो मज़ीद दाएं जानब मुड़ता है, फिर 2 मील का फासला तय करता है। ही फर्दर टर्न्स राइट एंड वॉक 1/2 miles। वो मज़ीद और दाएं जानब मुड़ता है तो 3.5 मील का फासला तय करता है। तो उसने ये कहा है कि अब वो किस जानब जा रहा होगा, यानी वो पहले शुमार की जानब जा रहा था, फिर वो मुड़ा, फिर चलने लग गया, फिर वो दाएं तरफ मुड़ा। तो हमने इसकी जो डायरेक्शन है वो फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल सा लोगो ड्रा कर लेते हैं जिसकी वजह से आपकी मदद थोड़ी सी हो जाए। दोस्तों अब ये करें, यहाँ पर नॉर्थ है। ओके, नॉर्थ हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ईस्ट। ईस्ट, यहाँ पर क्या हो गया, वेस्ट। यहाँ पर हो गया साउथ। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा है। अ पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड वॉक्स 2 miles। नॉर्थ की जानब मुँह करता है और चलना शुरू कर देता है। ओके, फिर उसके बाद क्या करता है, ही टर्न्स राइट। ही टर्न्स राइट यानी दाएं जानब मुड़ता है, यानी इस तरफ जा रहा है तो फिर ये इस तरफ दाएं जानब मुड़ेगा। ओके, टर्न्स राइट एंड वॉक 5 miles। वो दाएं जानब मुड़ता है और फिर 5 मील का फासला तय करता है। दोस्तों अब जिस तरफ मुड़ा है वहाँ पर आ जाता है मशरक का जो लोकेशन आई थी है, वो मशरक की तरफ चलना शुरू कर देता है। ओके, यहाँ पर लोकेशन आ गई मशरक की। इट टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 2 miles। उसने कहा कि वो मज़ीद जो है साउथ की जानब मुड़ता है, यानी यहाँ पर वो खड़ा हुआ है और वो साउथ की जानब मुड़ेगा। अब जो इसकी डायरेक्शन आ गई वो साउथ की आ गई। ओके, उसने कहा कि वो फिर मज़ीद क्या करेगा, ही फर्दर टर्न्स राइट एंड वॉक 3/2 miles अगेन। फिर वो दाएं तरफ मुड़ेगा, यानी इस तरफ उसका मुंह है तो जो उसका राइट जो उसका दायां हाथ होगा वो इधर वाला होगा। वो कहता है फिर वो इस तरफ चलेगा। ओके, अब जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी होगी, वेस्ट। ओके, वेस्ट, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, भी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों कैसी हमारी वीडियो लगी आज आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और ताकि आपको जो आर्मी में अप्लाई करते हैं एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट रेगुलर लॉन्ग कोर्स के थ्रू, तो इसमें ये बहुत ही मुफीद साबित होगा आपके लिए और आपको फ़ायदेमंद भी होगा। इंशाल्लाह आप इससे कामयाबी हासिल करेंगे। तो दोस्तों और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल सके। तो खुदा हाफिज़।